वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल टू द नर्सिंग एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, आपने सक्सेस कैरियर जो एकेडमी है वहां से हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पे जो आपका सक्सेस कैरियर एकेडमी था नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ है और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप सबको पता है ये कौन सा बैच है। आपने डीएचएस के लिए ज्वाइन किया और हम यहाँ पे डीएचएस के लिए प्रिपेयर करेंगे और सिर्फ डीएचएस के लिए ही नहीं, जब आप नर्सिंग आपने किया हुआ है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं और जब हम उसके लिए कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये चीज याद रखना, जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो सारी चीजें जो है आप सारे ही सब्जेक्ट को फिर से पढ़ोगे, लेकिन हमारे पास टाइम अभी कम है। डीएचएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और जब इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर होंगे एज अ कॉम्पिटिटर, अब ये भूल जाओ कि हमने कैसे पढ़ा था, हमने अपने जीएनएम, बीएससी, एमएससी इन सब में कैसे स्टडी किया था, क्योंकि जो आपका कंपटीशन का प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी आपको अगर कुछ समझने में किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारा डेमो क्लास है और डेमो क्लास में जो है हम ओबीजी का सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस डेमो क्लास में हम ओबीजी का सब्जेक्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट का सक्सेस रेट है, अगर आपने देखा हो तो अभी रिसेंट नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था और नॉर्सेट में ऑल इंडिया जिसने टॉप किया है, दीपिका फर्स्ट रैंक पे आई है, वो हमारे इंस्टीट्यूट से है। ठीक है, 9th रैंक पे जो स्टूडेंट आई है वो हमारे इंस्टीट्यूट से है। तो ऐसे सिर्फ इस नॉर्सेट का नहीं, अगर मैं लास्ट बात करूं तो बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से हुआ है, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो स्टूडेंट को हर वे में गाइड करती है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको टिप्स पे करवाया जाएगा। हर सब्जेक्ट का क्रीमी मटेरियल प्रिपेयर करके आपको इन शॉर्ट टाइम दिया जाएगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा रहता है, मान लो सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं है, किसी को कोई डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं जो भी फैकल्टी हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट की होगी, आप लाइव क्लासेस में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता, लाइक बहुत ज्यादा मैम फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करें, या फिर मैम स्लो है आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, या इस टॉपिक को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो, क्योंकि आज जो डेमो क्लास है उसमें सबसे पहले आपको टीचर को समझना होगा। आप बोलोगे मैम इंट्रो तो दिया नहीं आपने, तो इंट्रो मेरा नाम रितु पाठक है। ठीक है, और 2017 से मैं नर्सिंग एक्सपर्ट में जो है वो टीच कर रही हूँ। ठीक है, एज अ फैकल्टी 2017 से मैं नर्सिंग एक्सपर्ट में टीच कर रही हूँ और बहुत सारे हजारों की तादाद में, 5-10 हजार, आप सोचो कि ऐसे सिलेक्शन हमारा जो है ईयरली रहता है, सिर्फ एक एग्जाम में नहीं। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करोगे तो सिर्फ डीएचएस का एग्जाम नहीं, डीएचएस का एग्जाम तो क्लियर होगा, डेफिनेटली होगा, अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप चलते हो और इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को, लाइक नॉर्सेट है, ईएसआईसी है, रेलवे का एग्जाम होता है, इन सब में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक नर्सिंग जब हम करते हैं, इस फील्ड में एंटर होते हैं, नर्सिंग फील्ड में एंटर होते हैं, तब हमारा सपना यही रहता है कि यार एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो गवर्नमेंट जॉब अगर हमारे घर के पास में होना तो बात ही कुछ और है। समझ में आ रहा है? वो बात ही कुछ और है कि गवर्नमेंट जॉब पास में मिल जाए, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, क्योंकि उसका पे स्केल आपने देखा होगा कितना अच्छा खासा पे स्केल होता है, लाइक एम्स दिल्ली, मतलब सबका ड्रीम जॉब होता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे हर जगह एम्स है। अगर मैं बात करूं तो मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने एम्स मंगलगिरी ज्वाइन किया था, आंध्र प्रदेश। एम्स मंगलगिरी में मैंने 1-1.5 साल काम करने के बाद, क्योंकि मुझे DSSB में आना था, दिल्ली आना था, मैं दिल्ली की हूँ, तो मैंने वहां रिजाइन किया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो वहां DSSB का एग्जाम मैंने क्लियर किया और फिर एम्स मंगलगिरी को रिजाइन करके, तो एम्स नागपुर हो गया, एम्स मंगलगिरी हो गया, तो अब तो बहुत सारे एम्स हो गए, लेकिन पहले सबका ड्रीम जॉब एम्स दिल्ली होता था। समझ में आ रहा है? अगर एम्स दिल्ली बोल दिया तो ब्रांड बोलते थे, एम्स दिल्ली इज द ब्रांड। तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, लाइक मैंने बोला आपके घर के पास आपका डीएचएस आपके घर के नियर बाई मिलेगा, यस गवर्नमेंट जॉब है, तो डोंट वरी कि आपको इसमें कोई टेंशन होगी। और बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, बट मैसेज करना है, क्योंकि जो मैं ये आपसे बात कर रही हूँ मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरीज होती है रिलेटेड टू कि कैसे मैम प्रिपेयर करें, अब हमारे पास इतना टाइम है, हम कैसे इस चीज को हैंडल करें, कैसे अपने सब्जेक्ट को टिप्स पे करें, तो वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो। आप इंग्लिश में पूछ सकते हो, हिंदी में पूछ सकते हो, जैसे भी आप चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? आप कमेंट, लेकिन चैट बॉक्स में आपको चैट करना पड़ेगा, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा, यस मैम आई अंडरस्टैंड। नहीं तो आप थंब इंप्रेशन या फिर यस और नो लिख के भेज सकते हो। समझ में आ रहा है? बट पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका। अब मुझे एक बार आप लोग ये बताओगे कि इसमें जीएनएम, बीएससी, ये सारे मतलब सबने अपना नर्सिंग का जो डिग्री है वो कंप्लीट किया हुआ है, लाइक डिग्री है आपके पास, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है, ये सब कंप्लीट किया हुआ है आप सबने? लाइक आपने नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को एक बार तो अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, राइट? कॉलेज टाइम में पढ़ा है क्या? सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट को आपने पढ़ा होगा, तो उसका मैं थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगी कि किस तरह से हमारा प्रिपरेशन का रहता है। यस, अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रहा है ना? यस, तो नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को हम कैसे कवर करेंगे, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? यस, हाँ, ये हुई ना बात, ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है? तो आज तो वैसे हमारा जो डेमो होने वाला है वो किसका है? ओबीजी का है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। ये मैं अभी आपको डेमो क्लास में जो है इसके टॉपिक्स को कराऊंगी, और कैसे कवर करना है, आपको चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है, और कैसे जो हमारे टॉपर्स थे जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, और सिर्फ 5 to 6 मंथ मैंने बताया था, ऑल इंडिया टॉप करने के लिए उसे टाइम चाहिए था। आपको तो बीएचएस आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट का जैसे होता है DSSS भी होता है, वैसे ही वहां का महाराष्ट्र में आप डीएचएस बहुत जो है मतलब अच्छे से एग्जाम को कर सकते हो, और उसके लिए क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है और कैसे करना है वो टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से सुनना और सारी चीजें, सारे डाउट्स को क्लियर करना। और कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट ऐसा आपको कि लगता है कि मैम ने नहीं बताया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये भी बता दो। सबसे पहले चीज, जब हम सब्जेक्ट्स कराते हैं, जब भी हम सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लेते हैं, कोई भी लाइक पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको जो टीचर्स यहाँ पे करवा रहा है उसे सुनना है, समझना है और नोट्स प्रिपेयर करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने जैसे आपको बोला, कंपटीशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कंपटीशन के लिए हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे चीजों को करते हैं। तो इस कंपटीशन लाइक अभी जो आपका एग्जाम है डीएचएस का, अभी जो डीएचएस का आपका एग्जाम है, इसके लिए आपको करना कैसे है, हम नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को टिप्स पे कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डे बाय डे, पर डे क्लासेस होंगी, उसे आपको ध्यान से पढ़ के समझ के और नोट्स प्रिपेयर करना है, और उस नोट्स को उस दिन रिवाइज जरूर करना है। ध्यान रखना, अगर मैं कोई भी टॉपिक कराती हूँ, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार पढ़ने से थोड़ी ना सारी चीजें हो जाती हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा हमें उसे रिवीजन करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर नोट्स। क्या प्रिपेयर करोगे आप? नोट्स बनाओगे, ठीक है? जो भी मैं पॉइंट्स आपको करवाऊंगी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स इज द बेस्ट। और जब आप उस नोट्स को पढ़ोगे, अपने टिप्स पे करोगे, अगर कोई एमसीक्यूज, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आता है लाइक, तो आपने फटाक से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? ऑप्शंस बहुत सारे आए कि भाई बताओ, सेलुलोज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, या फिर क्या है? तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने तो पूरा अपने इतने क्लासेस, थ्योरी की क्लासेस में क्लियर किया है, फटाक से आप आंसर करोगे, क्या होगा? क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, तो इस तरह से चीजों को हमें टिप्स पे करना होता है। समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड पायल, मनीषा, वेरी गुड। तो इस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एमसीक्यू सेशन भी हम करेंगे, तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हमारा प्रिपरेशन रहने वाला है। किसी को कोई डाउट है कि कैसे करना है मैम, क्या करना है, ऐसे कोई डाउट है क्या? नहीं? तो चलो, तो अपना डेमो जो है वो स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया सबको। आपको पता है जब डिग्री मिलती है या फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन में हमें RN RM की डिग्री मिलती है। सबको विजिबल है ना? RN RM, इसका मीनिंग क्या होता है? मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूं कि RN RM क्या है। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ है। रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ है जिसे हमें डिग्री मिलती है।
तो जो भी एग्जामिनर होता है वो आपसे क्या चाहता है, क्या डिमांड करता है कि इस स्टूडेंट को नर्सिंग एज अ मिडवाइफरी भी पता होना चाहिए, मिडवाइफरी नर्सिंग भी पता होना चाहिए, नर्सिंग की सारी चीजों को भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ओके विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जो नर्सिंग का पार्ट है, लाइक एमएसएन, अगर मैं बात करूं मेन सब्जेक्ट की, अगर नर्सिंग में हम मेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है एमएसएन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। आप सबने पढ़ा होगा क्या है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, और जो हम सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं क्या आता है इसका सिलेबस, मिडवाइफरी नर्सिंग। आप मुझे बताओ, जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए डियर, सिलेबस पता होना चाहिए। किसी चीज पे हम काम कैसे करेंगे जब हमें पता होगा, जब हम स्ट्रैटेजी करेंगे, प्लानिंग बनाते हैं और फिर उस पे काम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि यस डीएचएस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इसमें क्या सब्जेक्ट्स होता है, क्या तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग में मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, लाइक एमएसएन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, पीडियाट्रिक है, मिडवाइफरी है, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें सीएचएन को भी लिख सकते हो इस मेजर सब्जेक्ट में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी लिख सकते हो। तो और बाकी के जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहला काम, आप दिमाग में इस बात को छाप लेना कि सबसे पहला काम होता है अपने मेजर सब्जेक्ट्स को कवर करना और अपने टिप्स पे करना। समझ में आता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी आपको क्या चीज है कि इस पे अपनी पकड़ बनानी है, समझ में आ रहा है, इस सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बनानी है, और वो चीज उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे, इन चीजों के लिए हम आपको तैयार करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना और जैसा हम बता रहे हैं उस बात पे चलना। आपको किसी भी गाइड को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टी आती है वो सारी चीजें पढ़ के और एकदम ऐसा क्रीमी मटेरियल आपको देती है कि आपको कहीं से हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, इसको पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी होती है, राइट। तो और किसी को कोई डाउट है क्या, एनी डाउट, स्टार्ट करें। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, और यही चीज अगर आप करते हो ना, तो अगर डीएचएस के अलावा भी अगर किसी का ड्रीम होता है कि लाइक मुझे एम्स में जाना है, या मैम हमारे यहाँ पे ईएसआईसी है क्योंकि उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, रेलवे का भी है, तो अगर उस एग्जाम को भी हम कर पाए तो डेफिनेटली कर पाओगे डियर। अगर आप अपने आप को अच्छा प्रिपेयर करते हो तो फिलहाल तो डीएचएस आपका क्लियर होगा और आप अपॉइंट होगे वहां पे, समझ में आ रहा है। उसके बाद भी अगर आपका रहता है नहीं मैं यही तक सीमित नहीं रहना चाहता, मुझे ईएसआईसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, मैम रेलवे में जाना है कि रेलवे की फैसिलिटी या ईएसआईसी हमारे घर के पास है वहां जाना है, उसके लिए भी बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल डियर, आप एम्स क्रैक करोगे। अभी रिसेंट कल ही मैंने हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे जो स्टूडेंट है संप्रति 9th रैंक पे आई थी, कल ही उसका इंटरव्यू शेड्यूल किया था। अगर आप लोग विजिट करो तो आप देखोगे वहां पे, समझ में आ रहा है। तो वो स्ट्रैटेजी पे वो सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन आपको एक काम करना है, जैसे हम बताएंगे वैसे फॉलो करना पड़ेगा। जिस गाइड को, जिस बुक को, जिस नोट्स को हम बोलेंगे कि इसे चाट जाओ, इसे छोड़ना नहीं है डियर, इसे छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो वो चीज, वो मेहनत आपको हमारे साथ करना पड़ेगा। और मैं आपको एश्योर करती हूँ, मैं रितु पाठक मेरा नाम है, मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से चलते हो तो आप देख लेना 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, इसकी गारंटी है। अगर आप नर्सिंग एक्सपर्ट में आए हो तो आपकी गारंटी ये है, हमारी गारंटी ये है कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे तरीके से चलना होगा, हम जैसे बताएंगे वैसे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा ज्यादा लगेगा कि पढ़ना पड़ रहा है, बट करना तो पड़ेगा। यस, तेजस्विनी वांट टू क्रैक एम्स, बिल्कुल क्रैक होगा। चलो तो चलते हैं, अब सब्जेक्ट पे चलते हैं, और उसके लिए बातों से काम नहीं चलेगा, जैसे सिर्फ बोलने से पेट नहीं भरता है, काम करना पड़ता है ना। कहते हैं, एक मैं आपको बात बता रही हूँ, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे काम से बड़ा कोई धर्म नहीं है,
और हमारी मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जहां तक पहुंचना चाहते हो उस लेवल तक पहुंच सकते हो, ये मेरा मानना है। समझ में आ रहा है? तो चलो इसी के साथ हम अपने ओबीजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी और इस सब्जेक्ट के आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इस सब्जेक्ट के आने वाले क्वेश्चंस को आप टिप्स पे कैसे कर सकते हो, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को आप कैसे याद कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक, जैसे मैंने बताया, सिलेबस हमारा क्या लिखा हुआ आता है, मिडवाइफरी नर्सिंग। तो आप सबको पता है मिडवाइफरी नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है डियर? मिडवाइफरी नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि ये सिलेबस तो हमारा मिडवाइफरी नर्सिंग होता है। तो मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है? मिस रजिस्टर्ड नर्स, और आप एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो, आपके पास डिग्री है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड मिडवाइफ का। तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज, क्या आप मुझे बता सकते हो? कैन यू प्लीज टेल मी, कि आप मुझे बताओ जरा मिडवाइफरी नर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं व्हाट इज मिडवाइफरी नर्सिंग, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तेजस्विनी, यस, बाकी सब भी, मनीषा, कोमल, तनुजा, जिन्होंने मतलब रिस्पॉन्ड किया है, चैट में आंसर किया, वो बता सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी चाहो तो कमेंट कर सकते हो। और देखो, टीचर को सारी चीजें पता होना चाहिए, आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस मुझे पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलेगा? ये ऑनलाइन मोड में आजकल चल रहा है, तो उसमें पता कैसे चलता है? क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूँ। तो एक ही कम्युनिकेशन का वे होता है इन चैट बॉक्स। तो जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप ट्राई करना कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। नो प्रॉब्लम, आप कैसे भी लिख सकते हो, मैम हमें ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे महाराज पता है, थोड़ी बहुत तो मुझे मराठी भी आती है, बट इतनी ज्यादा नहीं आती, बट अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ी बहुत आती है। तो आप जैसे भी चाहो वैसे मुझे बता सकते हो। केयर ऑफ एएनसी मदर प्रेग्नेंट वुमेन, ओके, मनीषा जी ने बोला है, वेरी गुड। चलो, तो मिडवाइफरी नर्सिंग का मतलब क्या? इट इज अ प्रोफेशन। सबसे पहले मैं बात करूं, क्योंकि आपको इसकी क्या मिली है, डिग्री मिली है, राइट, रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो, इट इज अ प्रोफेशन। ये क्या है? हमारा एक प्रोफेशन है। इट इज अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस करते हैं ना, आप जाते हो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हो, तो एक मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है? इट इज अ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस टू असिस्ट वुमेन, टू असिस्ट वुमेन, चाहे अब वो किसमें हो, चाहे वो एएनसी एंटीनेटल केयर आप दे रहे हो, इंट्रानेटल केयर दे रहे हो, तो ये सारी ही चीजें आ जाएंगी। इंट्रानेटल केयर दे रहे हो या फिर आप पोस्टनेटल केयर दे रहे हो, पोस्टनेटल केयर दे रहे हो, समझ में आ रहा है? एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, आप कोई से भी केयर को प्रोवाइड कर रहे हो, ये सब किसमें इंक्लूड हो जाएगा? आपका मिडवाइफरी नर्सिंग। कहने का मतलब वो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए असिस्ट करती है, उसकी केयर करती है, चाहे वो एंटीनेटल पीरियड में हो, चाहे आप हेल्थ एजुकेशन देके कर रहे हो, चाहे आप उसको कुछ गाइड कर रहे हो, या फिर डिलीवरी के टाइम पे आप असिस्ट कर रहे हो डिलीवरी के लिए, समझ में आ रहा है? या फिर जब डिलीवर हो गया है तो उसके बाद उसकी केयर कर रहे हो, ये सब किसमें आता है? मिडवाइफरी नर्सिंग में। और जो एक मिडवाइफ नर्स होती है, एक रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती है, उसे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? एक मिडवाइफ नर्स को किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आप मुझे बताओ। तो एक मिडवाइफ नर्स को जो है वो ऑब्स्टेट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, और गायनेकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। अब मिडवाइफ, एक जो मिडवाइफ है, नो वेल अबाउट द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, राइट। तो ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकती है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं? अगर मैं ऑब्स की बात करूं, अगर मैं ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करूं, तो ऑब्स्टेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है? स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट फीमेल। एक प्रेग्नेंट फीमेल को हम स्टडी करते हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी को पूरा स्टडी करते हैं, उसमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होता क्या है? बताओ, प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है फीमेल को? लाइक किसी को क्या हो रहा है प्रेगनेंसी में? हाइपरटेंशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, या फीमेल को क्या हो रहा है? डायबिटीज हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, या फीमेल को प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा है,
समझ में आ रहा है? या फिर उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, फीमेल का जो है प्रेगनेंसी बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो, तो ये सारी चीजें जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ये सारा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इन सब की स्टडी हम कौन से सब्जेक्ट में करते हैं डियर? ऑब्स्टेट्रिक्स में करते हैं। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स में करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो, तो इसके साथ ऑब्स्टेट्रिक्स पता चल गया, गायनेकोलॉजी। आपको साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करना है। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी जो मैं आपको दे रही हूँ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, इंट्रो टू द सब्जेक्ट। ये जो है आपका इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का, कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्लियर है? ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। ओके, चलो, तो मैंने क्या बोला? गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या है? लॉजी मींस क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा, लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब किसी ना किसी चीज की स्टडी हो रही है। लॉजी का मतलब ही क्या होता है डियर? स्टडी। किसी ना किसी चीज की स्टडी हो रही है, तो गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, या फिर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको क्लियर हुआ कि हम गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। लाइक किसी पेशेंट को क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, और हम उसको किस में दिखाएंगे? किसको दिखाएंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। चाहे वो एक फीमेल को हो, जैसे 18 ईयर्स पे हो, 20 ईयर्स पे हो, 40 ईयर्स पे हो, या 60 ईयर्स पे हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें एज का ऐसा नहीं रहता। अगर फीमेल से रिलेटेड या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम कौन से डॉक्टर को दिखाते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। और गायनेकोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई? इसके साथ साथ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके, जैसे हम बात करें एग्जाम में, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? देखो, हम यहाँ पे हर टाइप के स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये डाउट नहीं रखना है कि क्या ये क्लियर होगा मैम, हम तो एम्स के लिए कर रहे हैं, डीएचएस। अगर आप ऑल इंडिया लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका डीएचएस का एग्जाम डेफिनेटली होगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आधा जो डाउट रहता है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है फेथ रखना। और आपने फेथ किस पे किया है? अरे बताओ, कौन सा कोचिंग आपने ज्वाइन किया था? सक्सेस कैरियर एकेडमी किया था। ठीक है, और सक्सेस कैरियर एकेडमी और नर्सिंग एक्सपर्ट जब दो टीम मिलती है ना, तो और भी ज्यादा, और भी स्ट्रांग, मजबूती वाला बॉन्ड होता है। और वो सब बेनिफिट किसको होता है? सर ने जो ऐसा किया है वो किसके लिए किया है? आपके बेनिफिट के लिए किया है। नहीं तो सक्सेस कैरियर एकेडमी आप तो चल ही रहा था, स्टूडेंट तो सेलेक्ट ऑलरेडी हो ही रहे थे, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए कि आप और अच्छे लेवल पे, सिर्फ वहीं तक नहीं, आप एक अच्छे लेवल तक जाओ, इसके लिए उन्होंने, सर ने क्या किया है? नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेशन। और ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। समझ में आ रहा है? चलो, बिल्कुल, तो सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा। समझ में आ रहा है? टेंशन ना लो। लेकिन अभी फिलहाल सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं और अपने सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। चलो, तो गायनेकोलॉजी हो गया। अब मैंने बोला एक टर्म आता है एंड्रोलॉजी। ये एंड्रोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो फिर से लॉजी आया, मतलब किसी ना किसी चीज की स्टडी हो रही है। और एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू मेल, एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू मेल, तो यहाँ पे क्या है? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखो, आपको डायग्राम्स भी मैं शो करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैम ऐसे तो हम बोर ही हो जाएंगे कि आप क्या लिख लिख के बढ़ा रहे हो। अरे टेंशन ना लो, इसमें डायग्राम्स भी होगा, और जहां डायग्राम्स की जरूरत होगी, तो ओबीजी ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना डायग्राम्स के हम पढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, डॉयंस रिट्रैक्टर, तो जब तक मैं आपको डॉयंस रिट्रैक्टर दिखाऊंगी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा ये रिट्रैक्टर है और इसके बारे में हम स्टडी कैसे करें? तो बिल्कुल आपको हर एक चीज डायग्राम बेस से दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है
वो इमेज को रीड करता है और सारे इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए भी आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है, वरी नॉट, बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, टर्म आपको सारे क्लियर हो गए? मैंने कितने टर्म आपको बताए? मिडवाइफरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये सारे नोट्स आप लिखते रहोगे, क्योंकि ये मैं बताती हूँ कि ये क्यों जरूरी है। आप बोलोगे मैम इसका पढ़ने का क्या मीनिंग है, क्योंकि डेफिनेशन तो आएगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है? लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा है, which of the following या all of the following are the role of a midwifery nurse except, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, all of the following are the role of a midwifery nurse except, इनमें से कौन सा एक मिडवाइफरी नर्स का काम नहीं है? समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आप आंसर कैसे करोगे? आप आंसर कैसे करोगे जब आपको पता होगा कि एक मिडवाइफरी नर्स, क्या बताओ मुझे, बेबी को डिलीवर करना हमारा काम है। लेबर के टाइम पे जब हम बच्चे को डिलीवर करते हैं तो क्या एक नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है उस बेबी को डिलीवर करना, या फिर एक ऑब्स्टेट्रिशियन का काम होता है? तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आते हैं कि रोल बताओ, बताओ किसका काम होता है बेबी को डिलीवर करना, ऑब्स्टेट्रिशियन का या फिर एक नर्सिंग ऑफिसर का? तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ अ मिडवाइफरी नर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो वो एक्सेप्ट वाला आपको निकालना होता है। तो जब सारी चीजों को पढ़ोगे, याद करोगे, तभी तो आगे बता पाओगे। कमेंट करना है, आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है ना आपको? पायल, अश्वनी, मनीषा, नागेश्वरी, सोहेल, नर्सिंग स्टाफ, बिल्कुल आंसर करोगे तो मुझे लगेगा हाँ आप समझ रहे हो चीजों को। यस, वेरी गुड। तो मिडवाइफरी भी क्लियर हो गया। तो आई थॉट मेरे हिसाब से आपको ये सारे टर्म्स लिखने चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, गायनेकोलॉजी क्या है, एंड्रोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन जो है हमारा, फंडामेंटल ऑफ गायनेकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ गायनेकोलॉजी, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। यस, क्या है इसमें फंडामेंटल ऑफ गायनेकोलॉजी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक का मतलब होता है कि अगर हम अपने बेस को क्लियर कर ले, अगर छोटे छोटे पॉइंट्स की स्टडी कर ले, तो बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैं हमेशा बता दूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हाई लेवल का आता है या बिल्कुल लो लेवल का आता है। लो लेवल भी होता है, मीडियम लेवल भी होता है और हाई लेवल भी होता है। अगर हम अपनी स्टडी इस लेवल तक पढ़ें, मतलब इस लेवल तक करें जिससे कि हमें चीजों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? नागेश्वरी, बिल्कुल, यस मैम, आप जो बता रहे हो समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बेसिक में हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ गायनेकोलॉजी कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ। ठीक है, डिफरेंस कैसे? डिफरेंस का मीन है, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम चीजों को कैसे करेंगे, जैसे गायनेकोलॉजी है, और गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, तो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे। और वो डिफरेंस किस फॉर्म में होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, डियर सबको आंसर करना है, चाहे सही चाहे गलत, बट मुझे आप पता चलना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे। ठीक है, मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में बात करें और मेल में बात करें, तो मुझे जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए। यस, दीपाली, मोनाली, जल्दी से बताओ, नागेश्वरी, आंसर करो। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। नोट्स बना रहे हो? यस और नो? नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? क्या है पहला क्वेश्चन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
तो ये क्वेश्चन किसके लिए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप फीमेल में भी बताओ, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सबसे पहली चीज। यस डियर, ऑप्शन देना पड़ेगा या ऐसे ही बता दोगे? बताओ, ऑप्शन देना पड़ेगा या ऐसे ही बता दोगे? वेरी गुड। तो बहुत ही सिंपल, और ये मैं बता दूं, ये ESIC 2016 का क्वेश्चन है। ये ESIC 2016 का क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में पहले ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते थे वन लाइनर में, सिंपल क्वेश्चन में, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो फीमेल में बात करें तो ओवा नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। उन्होंने बोला सर्वी, देखो सर्विक्स होता है, सर्विक्स होता है, ओवा होता है, स्पर्म होता है, ओवरी होता है, या टेस्टिस। बोलोगे मैम ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो चलो एक ऑप्शन को हटा देते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं, स्पर्म दे देते हैं, ओवा दे देते हैं, ओवरी दे देते हैं और टेस्टिस दे देते हैं। आपको आंसर करना है फीमेल के अंदर इन चार में से कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फीमेल सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ओवा। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला गलत हो या सही, अगर कौन क्या बोलता है इस पे मत जाओ, कभी भी ये मत सोचो पता नहीं मैम क्या सोचेंगी और लोग क्या बोलेंगे कि मैंने सर्विक्स आंसर किया है, मैंने ओवा आंसर किया है। अरे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद ना हर एक चीज को टिप्स पे बताओगे। अभी गलती कर रहे हो लेकिन आगे कोई गलती नहीं करोगे। कुछ लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है लेकिन कुछ लोगों ने गलत दिया है, लेकिन इससे आपको कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल एंड testis is called as the, क्या कहते हैं हम टेस्टिस को? मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आ गया? क्या गलती कर रहे थे पता चल गया, तो आज से ये गलती नहीं करोगे। क्या क्वेश्चन था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल और मेल में क्या होता है। तो फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। मैं डायग्राम्स भी आपको दिखाऊंगी, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम्स जो है वो दिखा दूंगी, ठीक है? चलो, अब इस ओवरी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गोनैड्स। ओवरी इज कॉल्ड एज द गोनैड्स, फीमेल गोनैड्स, एंड टेस्टिस इज कॉल्ड एज द मेल गोनैड्स। तो गोनैड्स क्या होते हैं? यू नो अबाउट द गोनैड्स। आपको पता है कि ये गोनैड्स क्या होता है? यस और नो? सबको पता है गोनैड्स किसको बोलते हैं? क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें ये टर्म्स यूज होंगे, और इस टेबल में मैं वो 10 से 15 टर्म्स आपको लिखवाऊंगी, जो टेबल हमेशा आपके हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा और हमेशा आपके बेसिक को क्लियर करने के लिए। जब भी आप ओबीजी पढ़ोगे तो अगर एक बार इस टेबल को देख लोगे तो मेल और फीमेल के अंदर वो आने वाले सारे टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे गैमेट हो, चाहे गोनैड्स हो, चाहे सारी चीजें, ठीक है? तो सबसे पहली चीज मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला गोनैड्स क्या होते हैं। तो याद रखना, गोनैड्स का मीन्स होता है जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। गोनैड्स क्या करते हैं? गोनैड्स प्रोड्यूस गैमेट। गोनैड्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गैमेट को। तो मेल गोनैड्स होगा, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गोनैड्स होगा तो फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ जो फीमेल गोनैड्स है वो क्या है? फीमेल गोनैड्स क्या है? ओवरी है। तो ओवरी से क्या, कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होता है? क्योंकि मैंने बोला गोनैड्स होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा डियर? गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। तो फीमेल गोनैड्स फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल गैमेट क्या होता है? जल्दी से बताओ, फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवरी से कौन सा गैमेट रिलीज होता है? ओवा। यस, ओवा, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? ओवम बोलते हो, ओवम। जो भी आपने पढ़ा होगा, ओवा पढ़ा होगा, ओवम पढ़ा होगा, सेम ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि फीमेल गैमेट जो है ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है। ओवरी एक फीमेल गोनैड्स है और फीमेल गोनैड से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमेट ओवा या ओवम कहलाता है, ठीक है? यहां तक चीज सेम। इसी तरह से मेल गोनैड से क्या प्रोड्यूस होगा? मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाएगा, और मेल गैमेट जो होता है वहां से, मेल गैमेट हम किसको बोलते हैं? मिस टेस्टिस एक मेल गोनैड्स है, टेस्टिस मेल गोनैड्स है, और इस गोनैड से गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है। और मेल गैमेट क्या होता है डियर? स्पर्म। स्पर्म इज कॉल्ड एज मेल गैमेट। तो मुझे बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हुई आपको? ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो जिसे हम बोले, बिल्कुल जीरो से मैं आपको बता रही हूँ,
ठीक है, जिससे इस टेबल से आपके जो भी शॉर्ट टर्म्स होते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहां तक हमने 2-3 टर्म्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे टर्म्स में आपको बताती हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ा, सेकेंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, गोनैड्स पढ़ा, थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, गैमेट पढ़ा। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई कि गोनैड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, गैमेट क्या होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, गैमेट के अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बताओ हार्मोन्स पे आते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन होता है और फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। जल्दी से बताओ, मेल सेक्स हार्मोन मींस हार्मोन्स की बात मैं कर लेती हूं, जल्दी से मुझे बताओ हार्मोन्स कौन सा होता है डियर, हार्मोन्स कौन सा होता है, हार्मोन्स। तो फीमेल में कौन सा होगा, ईस्ट्रोजन होगा। आंसर कर सकते हो ईस्ट्रोजन। ऑप्शन आपके सामने मैं 4 दे रही हूं कि फीमेल सेक्स हार्मोन, which of the following hormone is called as, which of the following hormone is called as female sex hormone, फीमेल सेक्स हार्मोन। आप कंपटीशन के लिए कोई गाइड सॉल्व कर रहे हो क्या? यस, कंपटीशन के लिए कोई गाइड, एमसीक्यूज की कोई बुक सॉल्व कर रहे हो? अभी तक आपने किया है कोई क्वेश्चन सॉल्व किसी बुक से? टेस्टोस्टेरॉन इन मेल, प्रोजेस्टेरॉन इन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, फीमेल ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। देखो एक ही ऑप्शन देना है, या तो ईस्ट्रोजन बोलो। अभी फीमेल का पूछ रही हूँ, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है, या जीएनआरएच होता है? क्या बोलना चाहोगे? पीआर यादव कर रहे हो, टारगेट, पीआर यादव मैम, टारगेट है। हाँ, तो ये जो गाइड आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो बहुत ही शिद्दत के साथ इसको सॉल्व करना। और इसे मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि जो भी गाइड, जिसके पास भी टारगेट है या किसी के पास पीआर यादव है, गाइड नर्सिंग की एक ही होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छी बुक है मैम कौन सी है। जो गाइड आप सॉल्व कर रहे हो बहुत ही शिद्दत के साथ करना। और शिद्दत का मीनिंग क्या है कि मतलब ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, प्रीति अग्रवाल, नो प्रॉब्लम। जिसके पास जो भी बुक है, सब में एक ही चीज है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। नर्सिंग में क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना, कोई लैंग्वेज चेंज करके कुछ बना देगा उस क्वेश्चन को, कोई कुछ बना देगा। ठीक है, गाइड में कोई बुराई नहीं होती, बाकी पढ़ने वालों में कमी होती है। ठीक है, और अगर आप लास्ट ईयर के एग्जाम्स को देखना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करना चाहते हो, तो पीआर यादव अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बेस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लेकिन उसको 2-3-4 बार करना, 2-3-4 बार अच्छे से उस गाइड को सॉल्व करना, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, एकदम से तो नहीं आएगा, है ना। चलो, तो फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है डियर? देखो, प्रोजेस्टेरॉन नहीं, टेस्टोस्टेरॉन नहीं, क्या होता है, ईस्ट्रोजन। अगर हमें एक को प्रायोरिटी देना हो, अगर हमें एक को प्रायोरिटी देना हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? ईस्ट्रोजन को हम प्रायोरिटी देते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन, ईस्ट्रोजन इज कॉल्ड एज द फीमेल सेक्स हार्मोन। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, मेल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, तो मुझे बताओ मेल सेक्स हार्मोन क्या होगा डियर? मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं? तो अभी आपने आंसर किया था टेस्टोस्टेरॉन, तो वेरी गुड। अगर जिन्होंने आंसर किया था पहले ही, तो टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन इज कॉल्ड एज द मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ हार्मोन्स के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसी टेबल में मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, नोट डाउन कर रहे हो तो करते रहना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो पढ़ाई चीज कहीं ना कहीं माइंड से स्किप हो जाएंगी, तो आप इस चीज को नोट डाउन करते रहना। हार्मोन्स आपको पता चल गया, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि गैमेट को जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम इसको? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट का बनना, गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फीमेल में हम इसको oogenesis बोलते हैं। फीमेल में ओवा के बनने के होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? oogenesis। इससे क्या बनता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है।
एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज oogenesis. इसको हमने क्या बोला? oogenesis बोला. गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमेट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ओवा का फॉर्मेशन oogenesis. और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि बताओ स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मेल में गैमेटोजेनेसिस की बात करूं तो मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आप सबको पता होगा, इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. किसका फॉर्मेशन होना डियर? स्पर्म का फॉर्मेशन होना. इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. क्लियर है? और ओवा का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है. तो डायग्राम्स अभी पढ़ेंगे. यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई? यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? बताओ, आगे बढ़े. वेरी गुड. आंसर करते रहना और इस टेबल की हर एक चीज को पढ़ते रहना, मींस नोट डाउन करते रहना आप. तो अभी हमने क्या लिखा था? अभी हमने टर्म लिखा था गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट टर्म लिख लेना आप. जो भी आपका 6th नंबर 5th नंबर जो भी चल रहा है, गैमेटोजेनेसिस के बाद लिखेंगे कि गैमेट बन गया. इस गैमेट के लाइफ स्पैन को हम क्या बोलते हैं? एक बार गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में आपको बताऊंगी. दिखाना है क्या गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस का पूरा टॉपिक इसी क्लास में मैं आपको करवाऊंगी, तो टेंशन मत लेना. पूरा oogenesis करवाऊंगी कि किस तरह से ओवा बनता है, कैसे जब एक फीमेल बेबी अपनी मदर की वूम्ब में होती है, वहां से उसकी ओवरी से कैसे oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है और कैसे वो बड़ी होती है, ओव्यूलेशन किस तरह से किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी. तो उसके लिए टेंशन मत लो, है ना मनीषा? मैं बताऊंगी इसको. अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं. स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, द होल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो मेल जर्म सेल्स होता है, वहां से किसका फॉर्मेशन होता है? इन्होंने, मनीषा ने पूछा है तो मैं एक बार बता देती हूँ. सबसे पहले मेल जर्म सेल्स होता है, उसमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है. क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा. और स्पर्मेटोगोनिया में कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा और उससे किसका फॉर्मेशन होगा? प्राइमरी जो स्पर्म होते हैं, प्राइमरी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा. समझ में आ रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ. ठीक है. और प्राइमरी से क्या बनेगा? सेकेंडरी बनेगा. और सेकेंडरी से क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा और फिर उससे मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. तो अभी मैं इसी क्लास में दिखाओ एक बार. अच्छा, डायग्राम्स दिखाएं क्या? अच्छा, ये दिखाना है क्या? ओके. अरे यार नीचे आ जा. ये नीचे ही नहीं आ रहा है. देखो, अभी ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ और पूरा लिख के बताऊंगी, क्योंकि बोलने से होता है कभी कभी कोई चीजें समझ में नहीं आती है. अब ठीक है? लिख लिया आपने? संगीता, चलो संगीता आगे बढ़ते हैं. बाकी मनीषा जी लिख लिया आपने? चलिए तो आगे बढ़ते हैं. यहां तक रहने देती हूँ. अब 6th पॉइंट मैंने बोला, आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया. गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया. गैमेटोजेनेसिस के बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि इसी टेबल में आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, तो आप इस ओवा और स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, एम्स में भी क्वेश्चन आया और बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे. मींस अगर बात करें टॉपिक की, तो इस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने नोट्स में स्टार बना लेना. आप अपने नोट्स में इसको इस तरह से स्टार बना लेना, क्योंकि ये आपका स्टार मार्क का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट. लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट. कितना होता है लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट डियर? तो अगर मैं ओवा की बात करूं या ओवम की बात करूं, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 12 to 24 आवर्स. और जब आप गाइड सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा
कि ओवा का लाइफ स्पैन कितना होता है 12 to 24 आवर्स, या कभी कभी एग्जाम में इसको क्या लिख देते हैं हाफ टू वन डे, हाफ टू वन डे, इतना लाइफ स्पैन किसका होता है ओवा का होता है। अगर मैं स्पर्म की बात करूं कि बताओ स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो स्पर्म का लाइफ स्पैन बताओ जल्दी से कितना होगा 48 to 72 आवर्स, 48 से लेकर 72 आवर्स, या फिर आप इसी को बोल सकते हो 2 to 3 डेज। एक बार अगर स्पर्म को जैसे सीमन इजैकुलेट कर दिया, इजैकुलेशन के बाद जो वो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन कितने टाइम तक होता है, कितने टाइम तक वो सरवाइव कर सकता है, तो 48 to 72 आवर्स आपका आंसर जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है जब ऑप्शन में 24 भी हो, 48 भी हो और 72 आवर्स भी हो, तब आपको लगता है कि हमने 48 भी पढ़ा है और 72 भी पढ़ा है, तो करें क्या। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी में, वो प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 72 आवर्स को देना है, 72 आवर्स को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। और सेम ऐसा ही अगर ओवा का लाइफ स्पैन पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको 12 भी मिलता है, 20 भी मिलता है, 24 भी मिलता है, आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सिमम वाले को दोगे, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट होगा। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है किसको देना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैक्सिमम वाले को दोगे। तो हाफ टू वन डे, यहाँ क्या होता है 2 to 3 डेज, ये होता है आपका लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट, लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट। आई थॉट आपने लिख लिया होगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 नंबर का पॉइंट, आप हेडिंग लगाओगे और 7 नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि इस ओवा जो हमने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस, इस गैमेटोजेनेसिस को बनने में कितना टाइम लगता है, टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, इस गैमेटोजेनेसिस में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा गैमेट को बनने में। तो अगर मैं oogenesis की बात करूं, क्योंकि फीमेल में तो oogenesis ही होता है, oogenesis में कितना टाइम लगता है, ओवा के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, तो आप आंसर करोगे 6 to 8 डेज। क्या आंसर करोगे, कितना टाइम लगेगा, 6 to 8 डेज का टाइम लगेगा। सेम ऐसा ही अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल में तो क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है, तो आप बोलोगे एक आंसर दोगे 61 डेज। क्या आंसर करोगे डियर, 61 डेज का टाइम लगता है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। तो यहां मैंने आपको क्या बताया है, लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट, लाइफ स्पैन ऑफ गैमेट। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला है कि यहां पे क्या है, टाइम, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस में कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो oogenesis 6 to 8 डेज, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का पूछा जाता है तो 61 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी टेबल में मैं अगर आपसे नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो है प्यूबर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीमेल हो या मेल, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, यहाँ पे प्यूबर्टी का एज क्या होता है। अगर प्यूबर्टल एज की बात करें तो फीमेल में प्यूबर्टी का एज क्या होता है डियर, आप सबको पता है, इन कंपैरिजन टू मेल फीमेल की प्यूबर्टी पहले होती है, इन कंपैरिजन टू मेल फीमेल की प्यूबर्टी पहले होती है, मींस 10 टू कितने साल में, 10 से 16 साल, 10 to 16 ईयर्स जो है वो एज होता है फीमेल में प्यूबर्टी का। व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन फीमेल, तो प्यूबर्टी एज होता है 10 to 16 ईयर्स इन फीमेल। और मेल में अगर हम बात करें तो क्या होता है, 12 to 17 ईयर्स इज द एज जो होता है, 12 से 17 साल, 12 to 17 ईयर्स जो होता है वो क्या होता है, मेल में एज होता है प्यूबर्टी का। समझ में आ गया। तो अभी 8th नंबर के टॉपिक में पॉइंट में मैंने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज द एज ऑफ, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज क्या होगा, तो फीमेल में 10 से 16 साल होगा और मेल में
12 से लेकर 17 साल होगा, कितना होगा 12 to 17 ईयर्स होगा। तो ये हो गया आपका 8th पॉइंट। अगर मैं 9th पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, इसी बेसिक टेबल, दिस इज द बेसिक टेबल। जब भी अपने नोट्स का पहला पन्ना खोलोगे तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाएंगी, आपको किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो प्यूबर्टी क्लियर हो गया। अब मैं बात करती हूँ आपको फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये जो मैं आपको पूछ रही हूँ ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां लिखा है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी? व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल? आप मुझे बताओ कि फीमेल में सबसे पहला साइन फीमेल में क्या होता है प्यूबर्टी का, जिसे आपने बोला प्यूबर्टी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और फीमेल में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? यस डियर, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं मेघा, सबसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल, नॉट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नॉट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का पहला साइन होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। यस, थैलार्के इज कॉल्ड एज थैलार्के। एंड थैलार्के का मीनिंग क्या होता है? ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। थैलार्के इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बर्ड का, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल के अंदर सबसे पहला साइन, अगर उसकी प्यूबर्टी आ रही है तो सबसे पहले उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। और जो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल बता रहे हो, दिस इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। जब एक फीमेल फुल्ली प्रिपेयर हो जाती है तब उसे लास्ट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? तो ये डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट जो है ये आपका थैलार्के बोलते हैं हम इसको। फीमेल में ये पहला साइन होता है प्यूबर्टी का। इसी तरह से अगर मेल में पूछा जाए तो क्या आप मुझे आंसर कर सकते हो? मेल में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आता है तो उसका पहला साइन, फर्स्ट साइन क्या होता है डियर? तो आप बोलोगे उसके गोनैड्स का डेवलपमेंट। और मेल के अंदर गोनैड्स क्या होता है? टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस का डेवलपमेंट। The first sign of puberty in a male is called as gonadarchy. Gonadarchy. Gonadarchy is called as the first sign of puberty in a male. First sign of puberty in a male is called as gonadarchy. और gonadarchy का मतलब क्या होता है? Development of gonads. Development of gonads. या फिर आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, क्योंकि गोनैड्स ही तो क्या है मेल के अंदर, गोनैड्स ही क्या है। तभी तो मैंने ये टर्म आपको पहले समझाया, मैंने आपको यही तो समझाया गोनैड्स क्या होता है। ये आप पहले ही लिख लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपको आगे ये चीजें ऐसे ही हम यूज करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। ये फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं। 9 पॉइंट हमने इस टेबल का डिस्कस कर लिया, देख लो 9 पॉइंट हमने इस टेबल का डिस्कस कर लिया। अगर मैं नेक्स्ट 10th पॉइंट की बात करूं, 10 पॉइंट की बात करूं तो मुझे बताओ, यहाँ पे थैलार्के हो गया, गोनाडार्के हो गया, और फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी भी आपने पढ़ लिया। प्यूबर्टी के बाद अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होता है? कोई बता सकता है? ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होगा और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? Which of the following is called as the smallest cell and which of the following is called as the largest cell? Yes dear, largest cell and smallest cell. तो देखो लार्जेस्ट सेल अगर ह्यूमन बॉडी का पूछा जाता है, मेल फीमेल कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप सीधा आंसर ओवा करोगे। लेकिन अगर स्पेशली मेंशन है कि मेल में बताओ, मेल में, फीमेल में बताओ क्या होता है, तो फीमेल में तो ओवा ही होता है। ओवम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, और मेल में तो ओवम होता नहीं है। मेल में ओवा या ओवम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल। क्या होगा? नर्व सेल। और नर्व सेल ही क्या है? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो आप सबको पता है मेल में स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्पर्म। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग या सबसे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स,
समझ में आ रहा है? तो यहां आंसर क्या जाएगा? मेल में स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बीइंग का। और अगर हम बात करें फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा, तो फीमेल में स्पर्म तो होता नहीं है, फीमेल में स्पर्म तो होता नहीं है, तो फीमेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ जी, मेल में होगा स्पर्म और फीमेल में होगा प्लेटलेट्स। क्या? सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल में होगा ओवम और मेल में होगा न्यूरॉन्स, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो? नर्व सेल्स। ये आपका क्या है? यही न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, क्योंकि नर्व सेल्स जो है छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है, इसीलिए आंसर मेल में हम क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को करते हैं। क्लियर है? तो मुझे बताओ ये 11 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए? ये आपका बेसिक टेबल है, एक तरह से मैंने फंडामेंटल ऑफ गायनेकोलॉजी आपको बताया है। ओवरऑल एक रिव्यू दिया है आपको, ओवरऑल एक रिव्यू दिया है कि किस तरह से छोटे टेबल के फॉर्म में भी हम चीजों को टिप्स पे करते हैं। तो सिर्फ एक तरह से डेमो क्लास है, तो आपको आई थॉट चीजें समझ में आए, इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में वो सारी ही चीजें को, चाहे अगर मेल का अलग से पढ़े, फीमेल का अलग से पढ़े, तो कहीं ना कहीं हमें अपने नोट्स को कंपाइल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो ये फॉर्म मैंने आपको बताया, ये टेबल वाला फॉर्म बताया, इससे आपको चीजें टिप्स पे याद भी रहेंगी और इधर उधर ज्यादा भागने की भी जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? चलो इसके साथ एक और टॉपिक कर लेते हैं। टाइम है ना, पढ़ सकते हो ना आप? ऐसा तो नहीं है कि मैम नहीं हम इतना ही कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है? टाइम है आप लोगों के पास, पढ़ सकते हो? चलो यस यस यस, ओके। समझ में आ रहा है? अभी जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो गया? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है साइड बाय साइड, है ना? बुक सबके पास है? आज से अगर अभी स्टार्ट नहीं किया है तो कर देना। देखो जिन्होंने कर दिया है, जिन्होंने बुक बताया, इसका मतलब समझ जाओ उन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी अपनी कर रखी है ना? स्टार्ट कर दिया है, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे करो, 100 करो, 200 करो, 300 करो, और जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छी बात है। 500, 1000 कर सकते हो तो करो, क्योंकि जितनी बार वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी उतना अच्छा होगा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। समझ में आ रहा है? तो रिवीजन से ही हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जितना हम चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना अच्छा। यस 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 यस, ओके। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम क्या करें? मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ोगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले मैं प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, क्योंकि आप प्यूबर्टी में सारे साइन को पढ़ लो कि कौन कौन से होते हैं, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। प्यूबर्टी के टॉपिक से क्या क्वेश्चन आता है? अगर हम डीएचएस एग्जाम की भी बात करें, डीएचएस एग्जाम की अगर हम बात करें, तो डीएचएस एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंट देखें तो इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्यूबर्टी से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई है, प्यूबर्टी का मतलब आप समझ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी होता है। अब प्यूबर्टी का एज मैडम आपने बता दिया, अभी हम फीमेल की ही बात करेंगे। गायनी का मतलब ही क्या है? फीमेल। मेल तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, कोई बात नहीं, मेल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी, करवा दूंगी, इतने क्वेश्चन नहीं आते, पूरा का पूरा फीमेल। तो फीमेल में प्यूबर्टी का एज मैंने आपको बताया था 10 to 16 ईयर्स। अगर मैं टाइप की बात करूं कि इस 10 से 16 साल में एक फीमेल है जिसको 10 साल से पहले ही प्यूबर्टी आ जाती है, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स एक फीमेल को प्यूबर्टी आ रही है। और एक फीमेल वो है जिसको आफ्टर 16 ईयर्स प्यूबर्टी आ रही है, आफ्टर 16 ईयर्स। तो मुझे बताओ इस टाइप के प्यूबर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के प्यूबर्टी को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इस टाइप के प्यूबर्टी को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी फीमेल को 10 साल से पहले ही, एक फीमेल को 10 साल से पहले ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, इफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर, 10 साल से पहले ही उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं प्री कॉइशियस प्यूबर्टी। प्री कॉइशियस प्यूबर्टी। अरे बोलो, समझ में आया क्या? इसे हम क्या बोलते हैं डियर? प्री कॉइशियस प्यूबर्टी बोलते हैं।
और अगर किसी फीमेल को आफ्टर द एज ऑफ 16 ईयर आता है तो उसे हम बोलते हैं लेट या फिर डिलेड प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी। अगर किसी फीमेल को 16 साल के 16 इयर्स के बाद क्या आता है, प्यूबर्टी आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेट या फिर डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी फीमेल को 10 ईयर से पहले ही प्यूबर्टी आता है उसे हम प्रीकॉइसिस प्यूबर्टी बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? चलो, तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्यूबर्टी। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, किसने बताया था प्यूबर्टी के स्टेजेस के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू द टेनर, according to the Tanner and Marshall, according to the Tanner and Marshall, there are 5 signs of puberty. There are 5 signs of puberty. अकॉर्डिंग एंड टेनर एंड मार्शल अगर हम बात करें तो कितने साइन होते हैं? 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी होते हैं। ठीक है, 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी में पहला साइन फीमेल के अंदर मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसे लिखने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम याद कैसे करें, ये चीज हम बता दो कि इसे हम टिप्स पे कैसे करें। कोई ऐसा ट्रिक हो? राइट साइड शो नहीं हो रहा है, अभी है, विजिबल है, अभी विजिबल है मनीषा? ओके, चलो। अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल मैंने बोला क्या होगा, 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब अपने ऊपर ही अप्लाई करके आप इस साइन को अपने ऊपर ही अप्लाई करके याद कर लोगे ना। लिखना तो है ही, लिखना तो अपने नोट्स में तो जरूरी लिखना, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि अपने ऊपर अप्लाई करके आप सबसे पहले याद कर लो। सबसे पहले क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, और आप ब्रेस्ट के साइड में आओ तो क्या होता है, एक्जिला होता है। तो सेकेंड साइन ऑफ प्यूबर्टी अगर आपसे कोई पूछे कि पहला तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे बताओ सेकेंड साइन ऑफ प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल क्या होता है, तो आप इसे कैसे याद रखोगे? ब्रेस्ट के साइड में क्या है, एक्जिला। तो एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट इज द सेकेंड साइन, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिनार्के। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, थेलार के। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को थेलार के, साइड में आए तो एक्सिलरी हेयर के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, एडिनार के। और जब ये दोनों हो जाता है उसके बाद हम इसको क्रॉस करके नीचे आते हैं, और नीचे क्या होता है, प्यूबिक हेयर। आप ट्रायंगल बनाओगे तो ब्रेस्ट आ गया, साइड में एक्सिला आ गया, और नीचे इस तरह से लेके आओगे तो नीचे क्या होता है, प्यूबिक हेयर होता है। तो थर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, क्या होता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट। एंड प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्यूबार्के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट को प्यूबार्के बोलते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल की 3 चीजें जब आपको याद हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है, फीमेल की हाइट बढ़ती है। उसके बाद क्या होगा, फीमेल की हाइट बढ़ेगी, इज द फोर्थ साइन ऑफ प्यूबर्टी। आप बोलते हो ना, ये देखो इस बच्चे को देखो, इस लड़की को देखो, एकदम से हाइट खिंच गई इसकी। इस बच्चे को देखो, इसकी हाइट एकदम से खिंच गई, मतलब क्या, ग्रोथ स्प्रुट। हम क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ स्प्रुट की एकदम से हाइट बढ़ जाना। और जब फीमेल की हाइट बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसके लास्ट में फिफ्थ साइन जो है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्के। समझ में आया? तो 5 साइन याद रहेगा। आज से सिर्फ 1 2 3 साइन नहीं, आपको 5 साइन याद रखने और टिप्स पे, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सीरियल वाइज से इसको अरेंज करना होता है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि बताओ एडिनार्के से पहले क्या होगा, या फिर प्यूबार्के के बाद में कौन सा साइन होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसको सीरियल वाइज में याद करें, जैसे मैंने आपको बताया है, जिससे आपके आने वाले सारे एमसीक्यूज राइट होंगे। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजों को राइट वे में पढ़ोगे तो एमसीक्यूज में तो गलती हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो चलो इस 5 साइन को लिख लेते हैं। अब याद करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने पहले ही आपको बता दिया। फर्स्ट साइन क्या है,
सेकेंड साइन, थर्ड साइन, फोर्थ साइन एंड फिफ्थ साइन। फर्स्ट साइन क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? थैलार्के। थैलार्के तो आपने पहले ही पढ़ लिया। और थैलार्के का मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद किसका डेवलपमेंट होगा? तो आपने बोला साइड में एक्सिलरी हेयर्स होता है, तो एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट, और उसे हम बोलते हैं एडिनार्के। क्या बोलते हैं डियर? एडिनार्के। आपने बोला जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट आ जाएगा, तब ट्रायंगल बना लो वहां से। तो ट्रायंगल बना के हम नीचे आएंगे, और ट्रायंगल बना के जब नीचे आएंगे तो नीचे क्या होता है? प्यूबिक हेयर होता है। उस प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट इज द थर्ड साइन, और उस प्यूबिक हेयर के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम? प्यूबार्के। प्यूबार्के। और इसके बाद अगर फोर्थ बताएं तो क्या होता है? जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, तब फीमेल की हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्प्रुट। ग्रोथ स्प्रुट। फिर क्या होता है? लास्ट में फीमेल को फिफ्थ साइन जो है वो होता है मिनार्के। और मिनार्के का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। थैलार्के की बात करें तो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इन शॉर्ट मैंने DEBP क्या है? डेवलपमेंट। इन शॉर्ट मैंने क्या लिखा है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एडिनार्के का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर्स। एक्सिलरी हेयर्स का डेवलपमेंट। थर्ड पिवार्के की अगर मैं बात करूं तो पिवार्के का मीनिंग क्या होता है? पिवार्के का मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स। और ग्रोथ स्प्रुट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट ऑफ फीमेल। फीमेल की हाइट का इंक्रीज होना। वेरी गुड। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। मैंने अभी क्या बताया? अकॉर्डिंग टू टैनर एंड मार्शल देयर आर 5 साइंस ऑफ प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड साइन एंड लास्ट साइन। एग्जाम में क्वेश्चन या कब कहां तक पूछा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब तैयारी कर रहे हैं, क्या होता है जब हम किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमें सामने वाले या दुश्मन के बारे में, जो हमारा वहां पे प्रतिरोधी होता है, दुश्मन होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है या नहीं होता है? आप बताओ मुझे, है ना? तो वैसे ही एग्जाम होता है। जब आप उस एग्जाम में बैठते हो तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम ये जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला साइन, अब मैं वही बता रही हूं कि फर्स्ट साइन पूछा हुआ है एग्जामिनर में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ऐसे करके पूछा हुआ है, बताओ फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा। दूसरे तरीका का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो रटने से काम नहीं चलेगा। कितना रटोगे? कितना रटोगे? नर्सिंग में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबको रट के काम नहीं कर सकते, समझना पड़ता है, चीजों को क्लियर करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट साइन, लास्ट साइन, या फिर क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बताओ प्यूबार्के से पहले क्या होता है। हमें पता है प्यूबार्के से पहले तो एडिनार्के होता है। या फिर आपसे पूछा है कि बताओ प्यूबार्के के बाद क्या होता है, तो हमें पता है हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ स्प्रुट होता है। तो इस तरह से भी अरेंज करके क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो जब भी हम, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद उस पे ये भी पढ़ेंगे कि थ्योरी में क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करें। ये जो हमने पढ़ा है इसको अपने क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करें और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, तो आई थॉट ये आपने लिख लिया, मैं नेक्स्ट करूं, आगे बढ़ाऊं? चलो, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, हमने प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, प्यूबर्टी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट हम देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले पढ़ेंगे oogenesis। क्योंकि एक एक करके पढ़ना पड़ेगा।
गैमेटोजेनेसिस तो मैंने मेल में बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में oogenesis होता है। तो सबसे पहले फीमेल का पढ़ लेते हैं, फिर मेल का पढ़ेंगे। चलो, तो oogenesis में सबसे पहले क्या होता है, आपको दो तीन चीजें यहाँ पे समझना होगा कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। सबको पता है माइटोसिस का मीनिंग? यस बताओ। माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन के बारे में पता है क्या आपको? सेल डिवीजन के बारे में सबको पता है, यस और नो? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में सबसे पहला क्या है आपका? माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन। और माइटोसिस डिवीजन में क्या होते हैं, ये जो एक सेल होता है इससे क्या बनते हैं? डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं। और दूसरा होता है मियोसिस, मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या हुआ? माइटोसिस में होता है लाइक आपका सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में ये आपका पेरेंट सेल है, ये आपका पेरेंट सेल है। और जब डिवीजन हुआ तो ये क्या बने हैं? डॉटर सेल्स बने हैं। क्या बना है? ये डॉटर सेल्स बने हैं, ये जो दो आपको दिख रहे हैं। तो इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होते हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स आएंगे। इस डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल, सबसे पहली चीज तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो तरह से होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल्स में क्या होता है? 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो रहे हैं डियर? क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो डिवाइड हो जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, जो पेरेंट सेल्स होते हैं उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ये जो डॉटर सेल्स बने हुए हैं, जैसे पेरेंट सेल में 23 है तो इससे जो डॉटर सेल्स बने हुए हैं यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड हो जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम्स के नंबर सेम ही रहते हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो तीन चार चीजें मैंने आपको बताई समझ में आ गया? माइटोसिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड नहीं होंगे। मियोसिस होगा तो मियोसिस दो तरीके से होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा एंड मियोसिस सेकेंड होगा। जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस सेकेंड होता है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, चलो, तो अब oogenesis को आप समझने के लिए रेडी हो। अब हम बोल सकते हैं कि यस आप oogenesis को पढ़ सकते हो, क्योंकि oogenesis एक फीमेल की लाइफ में कब स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखना, oogenesis उस फीमेल की लाइफ में तब स्टार्ट होता है जब वो अपनी मदर की वूम में होती है, जब वो फीमेल अपनी मदर की यूट्रस के अंदर होती है, तभी से oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब, जब वो छोटी सी फीमेल अपनी मदर के यूट्रस में थी, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में थी, तब से ही oogenesis का प्रोसेस उस फीमेल में स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। एक फीमेल में अगर आपसे पूछा जाएगा oogenesis कब से स्टार्ट होगा, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। द oogenesis प्रोसेस स्टार्टेड एट इंट्रा यूट्राइन लाइफ से स्टार्ट हो गया। और इंट्रा यूट्राइन लाइफ में सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे होते हैं फीमेल जर्म सेल्स। क्या होते हैं डियर? फीमेल जर्म सेल्स होते हैं। और इस फीमेल जर्म सेल्स में कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। कहने का मतलब कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। और माइटोसिस डिवीजन होते होते फीमेल जर्म सेल से क्या बनता है आपका? उगोनिया बनता है, उगोनिया बनता है। और इस उगोनिया में भी, उगोनिया बनने के बाद भी कंटिन्यू क्या होता रहता है? माइटोसिस वाला डिवीजन चलता रहता है, माइटोसिस डिवीजन चलता रहेगा। और उगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte।
तो ये एक फीमेल की लाइफ में कब कहां तक होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है। जब वो फीमेल अपनी मदर की वूम में होती है तभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे बात करते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, उगोनिया में जब वो फीमेल अपनी मदर की यूट्रस में थी तभी फीमेल जर्म सेल्स, तभी क्या होता है, ये जो फीमेल जर्म सेल्स होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होके और किसका फॉर्मेशन हो गया, उगोनिया का। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स, क्योंकि अभी तक कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस डिवीजन ही हुआ है। और माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम्स के नंबर जो है वो सेम ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड। यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो जाता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। इस इंट्रा यूट्राइन लाइफ में मियोसिस का डिवीजन स्टार्ट तो हो जाता है बट इनटू द अरेस्टेड फेज। क्या याद रखना है डियर, मियोसिस फर्स्ट स्टार्टेड but into the arrested phase, और ये अरेस्ट कौन से फेज में होता है, जल्दी से बताओ, ये कौन से फेज में अरेस्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट उस फीमेल में स्टार्ट तो हो जाता है बट अरेस्टेड फेज में होता है जब तक उस फीमेल की प्यूबर्टी नहीं आ जाती। वो फीमेल जस्ट प्रायर टू फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड। और ये कौन से फेज में अरेस्ट होता है, तो आपने नाम सुना होगा प्रोफेज। प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था प्राइमरी oocyte में वो कौन से फेज में अरेस्ट हो गया। तो आप क्या पढ़ते हो, प्रोफेज, बेटा फेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पढ़ते हो, ये फेजेस होते हैं। ठीक है, तो कौन से फेज में हुआ, प्रोफेज में होता है। ठीक है, प्रोफेज के डिप्लोटीन फेज में ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ और अरेस्टेड फेज में चला गया। और हम बोलेंगे जस्ट जब ये फीमेल की प्यूबर्टी आई, अभी प्यूबर्टी के बारे में इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया, जब एक फीमेल इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बाहर निकल के न्यूबॉर्न बेबी बनके बड़े होके, और जब उस फीमेल की प्यूबर्टी आने वाले होगी, इस फीमेल की प्यूबर्टी आ गई है और उसमें सबसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। तो जब एक फीमेल की प्यूबर्टी आ जाती है उसमें भी जस्ट प्रायर टू फर्स्ट ओव्यूलेशन, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, मियोसिस फर्स्ट गेट कंप्लीटेड, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही, अरे आपने पढ़ा था ना, मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। अरे बोलो समझ में आया क्या। तो जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा वैसे ही प्राइमरी oocyte जो था, ये जो प्राइमरी oocyte था, याद आया क्या बताया था मैंने, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में अब क्या कंप्लीट हो गया है, आपने बोला मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। कब होता है, कैसे होता है, क्या अरेस्टेड फेज में था, आप पहले ही पढ़ चुके हो। और मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होते ही यहाँ पे क्या, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है डियर, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड रिलीज ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आया। तो क्या हुआ, जैसे ही मियोसिस प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम था, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही किसका फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ और यहीं पे क्या होता है, ऊटिड्स बोलते हैं, ऊटिडोजेनेसिस होगा, ओवम होगा, मैच्योर ओवम होगा, मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओवा रिलीज हो जाएगा, मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इसके बाद का प्रोसेस सिर्फ उसी फीमेल में होता है जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है। लेकिन अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें सिर्फ यही तक का प्रोसेस होता है, आगे का प्रोसेस नहीं होता है। ये चीज एक नोट डाउन कर लेना, आप जैसे नोट डाउन करना चाहो, जैसे आपको जिस भी चीज में समझ में आता है अगर मेरी बात, तो आप उसको वैसे ही नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसको वैसे ही नोट डाउन कर सकते हो कि सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ये मैच्योर ओवा है, ये मैच्योर
ओवा का फॉर्मेशन हुआ है, मैच्योर ओवा, यहां तक का ही प्रोसेस एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, बट द फीमेल गेट प्रेग्नेंट अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो जाता है। मैंने लिखा है अगर ये ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसे स्पर्म मिल गया तो इसका क्या हो जाएगा डियर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला के फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाले पार्ट पे होता है, फैलोपियन ट्यूब है उसमें एम्पुलरी पार्ट पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहां मैं लिख रही हूँ नो फर्टिलाइजेशन, तो दोनों ही देखते हैं दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा। तो अगर किसी फीमेल का फर्टिलाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, ओवा में मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड। ओवा के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, ओवा बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या प्रोसेस होगा, मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड। क्योंकि जब एक फीमेल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है, लाइक एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, मैच्योर ओवा होता है, इसमें मियोसिस सेकेंड स्टार्ट तो हो जाता है, मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड बट इनटू द अरेस्टेड फेज, बट इनटू द अरेस्टेड फेज। तो कब तक अरेस्ट रहेगा, जब तक ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। तो मियोसिस सेकेंड स्टार्टेड बट इनटू द अरेस्टेड फेज, ये अरेस्टेड फेज में होता है, कौन से फेज में, मेटा फेज में। अगर पूछा जाएगा ये कौन से फेज में अरेस्ट होता है, तो ये मेटा फेज में अरेस्ट होता है डियर। कौन से फेज में अरेस्ट हो जाता है, ये मेटा फेज में अरेस्ट हो जाता है। वो कौन से फेज में अरेस्ट हुआ था, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज में अरेस्ट हुआ था, ठीक है। और कंप्लीट कब हुआ, मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड व्हेन अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट या फिर फर्टिलाइजेशन अक्कर। तो फर्टिलाइजेशन होते ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा और इस सेकेंडरी oocyte या ओवा से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा डियर, इससे बनेगा आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। समझ में आया। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसके आगे का प्रोसेस मैंने बता दिया, इन 12 to 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स में ओवा क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्योंकि इसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो ओवा का लाइफ स्पैन ही 12 से 24 घंटे का, 12 to 24 आवर्स का ही ओवा का लाइफ स्पैन होता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 12 से 24 घंटे में ओवा डीजेनरेट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है। तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है जब क्या होगा, मियोसिस सेकेंड गेट कंप्लीटेड इन अ फीमेल हैविंग प्रेग्नेंट, या फिर सेकेंडरी oocyte किसमें चेंज हो जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंड पोलर बॉडी, जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। किसमें कंप्लीट होगा, जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा उसी में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां तक बताओ समझ में आया क्या, oogenesis समझ में आया क्या, रिपीट करने की जरूरत है, सबने लिख लिया, इसको नोट्स बनाया, बताओ नोट्स बना लिया आपने। तो साथ साथ ही ये काम रखना है, ऐसा नहीं करना कि बाद में बर्डन रखना है। लाइव क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी अभी टॉपर स्टूडेंट थी उसने ऑफलाइन नहीं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग से ही टॉप किया है, वो भी एम्स दिल्ली को टॉप किया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो ट्रेवलिंग का टाइम होता है, जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक जगह बना रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। ये होता है लाइव क्लासेस का बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट होता है, एक तो टाइम सेविंग है, आप उस टाइम को एमसीक्यूज प्रैक्टिस में दे सकते हो जिसमें आप 2 घंटे ट्रेवलिंग में टाइम वेस्ट करते, आधे घंटे जाने का, आधे 1 घंटे आने का, ठीक है। तो इसमें जो टाइम होता है वो सेव होता है। और दूसरा प्लस पॉइंट है कि आपको क्या मिलता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लाइव क्लासेस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लाइव क्लासेस में अगर लिखोगे तो हमारी नजर बिल्कुल आपके कमेंट्स पे होती है कि आपको क्या डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्या कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जो आप मिस कर रहे हो। तो आपका मैसेज जो है वो मैं रीड करती रहती हूँ। तो लाइव क्लासेस का ये जो है कुछ बेनिफिट्स होते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है ना। चलो
तो यहां तक बताओ मुझे oogenesis समझ में आ गया? यस यस यस, ओके। नोट्स बना भी लिया आपने? यस। डायग्राम देखना चाहोगे? इसके लिए बैक जाना पड़ेगा। इसको सेव कर देते हैं तब तक। मैं आपको थोड़ा सा डेमो में बस दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ट्राई करेंगे कि मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, डोंट वरी, भेज दूंगी मैं आपको। देखो अब जो स्लाइड खुला है बस वही पढ़ लेंगे, है ना? अभी तो मैं एक तरह से आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि किस तरह से हम रीड करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस जो है वो कम कर देती हूँ, है ना? अभी विजिबल है सबको? तेजस्विनी मिल जाएगा, ट्राई करेंगे आपको पीडीएफ सबको ही, मतलब ट्राई करेंगे। अगर ये अभी सेव हुआ होगा तो मैं सर को दे दूंगी, आप सर से ले सकते हो ना, तो ऐप पे ही मिल जाएगा आपको, ऐप पे ही प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो यहां से देखेंगे अब हम कैसे चीजों को याद करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी अभी वो फाइल ओपन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो रहा था। तो जैसे जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं डायग्राम बेस्ड आता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। लाइक ओवरी का पढ़ते हैं, यूट्रस का पढ़ते हैं, तो डायग्राम फॉर्म में ज्यादा चीजें याद रहेंगी। अभी एक मैं सिर्फ प्लेसेंटा का एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि लाइक मैंने अभी आपको प्लेसेंटा पढ़ाया है, ठीक है, तो मैं प्लेसेंटा का डायग्राम या प्लेसेंटल की एबनॉर्मेलिटी पढ़ाई है, तो वो सारी ही एबनॉर्मेलिटी मैं आपको यहाँ पे शो करूंगी। ठीक है, इस तरह से सारी एबनॉर्मेलिटी मैं शो करूंगी कि आप समझोगे कि क्या होता है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, क्या होता है सक्केंचुरेट प्लेसेंटा, क्या होता है प्लेसेंटा बिलोवाटा, क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होता है। तो इस तरह से जो स्लाइड्स होती हैं, ये स्लाइड्स आपको हेल्प करती हैं उन चीजों को ज्यादा टाइम तक याद रखने में। और डेफिनेशन और नोट्स जो है वो आपको एक तरह से हेल्प करता है कि आप उन चीजों को क्या कर सकते हो, अपने टिप्स पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे इस तरह से पीडीएफ हैं जिसमें हम चीजों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की हुई है तो इस क्लास में आपकी वो सारी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं जिससे आप चीजों को अच्छे से याद कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन कुछ है तो आप पूछ सकते हो। क्या है पूजा मैम? मियोसिस सेकंड अरेस्टेड इन मेटाफेज 1 और 2? मेटाफेज 1 में, मेटाफेज 1 पूजा जी मेटाफेज में होता है। देखो वैसे तो इतना डीप भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि मियोसिस सेकंड भी कहां जाके अरेस्ट होगा। मेटाफेज आप याद रखो, और फिर भी अगर याद रखना है तो फर्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच। और देखो हमारी जो है नर्सिंग एक्सपर्ट में यूट्यूब की भी क्लासेस होती हैं नाइट में, रात को 9 बजे जो है वो हमारी क्लासेस होती है। देखी है क्या आपने क्लास? मतलब आपने पहले मेरी क्लास देखी है कभी या फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो? यूट्यूब पे क्लासेस होती है नर्सिंग एक्सपर्ट जो है, हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव जो है वो यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे हमारी क्लासेस होती हैं, वहां से भी आप क्लासेस को ले सकते हो। वहां पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस हम करते हैं, और आजकल जो है ऑल इन वन सीरीज चल रहा है, तो यहाँ तो हम थियोरी की क्लास करेंगे, और यूट्यूब पे जो सेशन होता है वहां पे आप क्या कर सकते हो, लाइव क्लासेस ले सकते हो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। वन टाइम मनीषा जी ने लिया हुआ है, ओके। चलो ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है, और किस तरह से हमारे स्टडी का वे रहेगा वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस, यहाँ पे लिंक सेंड करूं क्या? यहाँ पे तो सर को मैं बोलूंगी वो कर देंगे आपको, है ना?
या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे नर्सिंग एक्सपर्ट लाइफ, या फिर आप रितु मैम सर्च कर लेना, नर्सिंग एक्सपर्ट रितु मैम के नाम से सर्च कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, सर को मैं बोलूंगी वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दे। थैंक यू सो मच पूजा जी। अच्छा, आज ही फर्स्ट टाइम क्लास लिया आपने, चलो कोई बात नहीं। समझ में आया ना, ये बताओ आपको समझ में आया? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी हम लेक्चर या जो भी हम क्लासेस लेते हैं वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। चाहे हम कैसे भी पढ़े, इंग्लिश हिंदी किसी भी सब उसमें पढ़े, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंड होना चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। चलो तो फिर, यस, इसी तरह से ओबीजी को और अदर सब्जेक्ट्स को भी करेंगे। बाकी और भी हमारी नर्सिंग एक्सपर्ट की फैकल्टी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो टीच करेगी, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।